जैसे मैं कि मैंने कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय का, तभी वही हम लोग चालू करने जा रहे हैं। चालू करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट चालू करने से पहले एक एक ट्रेस देख लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रेस देख लेते हैं कि अभी तक, अभी जहां हम हैं, यहां तक सब चीजें कैसे आई। बहुत सारी चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेस मैंने लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा हुआ है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्स है। क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। वो क्या, जैसे मैंने कल कल बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेस देखेंगे कि जितने भी हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट सारे कहाँ से आए। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट किस तरह से आए। तो जैसे अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि सब चीजें कहाँ से आई। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने मम्मी पापा से आए, हमारे मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से आए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पीछे 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 करते चले जाएं तो ये सारी चीजें कैसे आई, किस तरह से आई, ये पेड़ कैसे आए। ठीक है, ये गाड़ियां किस तरह से आई, ये फैन लाइट जो भी हमारे आसपास है वो सब कहां से आया, शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले क्या आया, ये दुनिया कैसे बनी, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। क्या सिर्फ हम ही है, जैसे हम, जैसे पृथ्वी है, क्या पृथ्वी जैसा कुछ और भी है। ऑफकोर्स अभी हमें पता नहीं है कोई और है, लेकिन क्या हो सकता है। ये जो धर्म बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब कैसे आए। जरा सोचो, ये कुछ नहीं होता तो क्या होता, अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता। ये सब आया तो किस तरह से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किधर से आया, कैसे आया। इन्हीं सब सवालों का क्या करने वाला हूं, थोड़ा जवाब देने वाला हूं। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो कभी सुने नहीं होंगे, या उनका मतलब नहीं पता होगा, मुझे पता है अभी, लेकिन अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जितना भी है, जो हमारा पूरा 13.8 बिलियन ईयर्स की जितनी हिस्ट्री रही है, बस उसको उतारने की कोशिश की है। तो एक एक शब्द में, एक एक शब्द में समझ लो पूरा ब्रह्मांड समाया है, एक एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को निकालूंगा, तो एक एक छोटा मीनिंग भी बता के चलूंगा। अभी सिर्फ मान लेना कि ये है, ऐसा है, उसे समझ लेना है, जान लेना है। एक मान लो अभी समझ कुछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे रहता है ना कि एक स्टेशन से गाड़ी निकली है, दूसरे स्टेशन तक पहुंच गई है, सिर्फ हम इतना जानते हैं। ठीक है, समझ लो कि ये क्या है, एक तरह की जर्नी होने वाली है। ठीक है, एक जर्नी, तुमको एक टिकट मिल रही है कि हम लोग बिग बैंग से स्टार्ट करेंगे और कहां खत्म कर देंगे, ह्यूमन कल्चर में आकर खत्म कर देंगे। सिर्फ ये एक टिकट है, लेकिन मैं पूरी जर्नी कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा, पूरी की पूरी जर्नी कराऊंगा, एक एक स्टेशन से किसमें क्या किस तरह से कैसे होता है वो सब जियाऊंगा, जियोगे तुम उनको। जैसे हम ट्रेन में बैठ के हर एक पल को जीते हैं ना, समझ रहे हो ना, कि जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम इस जगह जाएंगे, घर से स्टार्ट करते हैं, और जहां जाने वाले होते हैं हम पहले ही माइंड में, हमें रास्ता पता होता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो उसको जीते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक एक सब्जेक्ट्स को मैं तुमको फील कराऊंगा, समझाऊंगा कि तुम उसको जी सको। ठीक है, अभी सिर्फ इतना मान लेना कि हाँ, हमको यहां से यहां तक क्या करना है, जाना है। ठीक है, एक समझ लो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने बताया है कि दुनिया कहां से आई, उसके हिसाब से अलग अलग थ्योरी दी। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर हम रिलीजन के हिसाब से जाएं तो भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि साइंस क्या कहता है, हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कारण कार्य, कि कुछ भी चीज है तो उसका कोई कारण है। समझ रहे हो, कोई भी चीज जो है उसका क्या है, एक कारण है।
ठीक है, उसके हिसाब से वो चलता है। और साथ ही साथ एविडेंस मांगता है। एविडेंस का क्या मतलब है कि उसके तथ्य मांगता है। क्या मांगता है? तथ्य। तथ्य मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 मोबाइल है, तो ये मेरा एक कथन है। क्या है? एक कथन है। अगर मैं उसको दिखा दूं, प्रमाणित कर दूं कि हाँ मेरे पास 5 मोबाइल है, तो जो मेरा कथन था उसके पीछे मैंने तथ्य दिए। कह देना, सिर्फ मैंने बोल दिया। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि दूध के अंदर दही भी है और घी भी है, तो ये मेरा एक कथन है। क्या है? एक कथन है। लेकिन मैं मथानी से जैसे ही मैं दूध को जमा देता हूं तो वो दही बन जाएगा, और दही को जब मथानी से पहले मक्खन निकालेंगे, मक्खन से फिर घी निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया? तथ्य हो गया। उसको हमने प्रमाणित कर दिया। समझ रहे हो? तो साइंटिस्ट क्या तथ्यों पे चलते हैं। हर एक कारण का जो जो भी तथ्य कहते हैं उसके पीछे वो कारण देते हैं। कारण के पीछे भी क्या होते हैं? तथ्य होते हैं कि वो उन्होंने क्यों बताया। ठीक है, साइंस इस पे वर्क करता है। तो जितने अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थियरीज दी है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग थियरीज है कि ये दुनिया कैसे आई, ये यूनिवर्स किस तरह से बना, वो मैं पढ़ाऊंगा। वो पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी थियरीज रही ज्योग्राफी में, या जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत जितनी भी थियरीज थी कोई भी एक्सेप्टेड नहीं थी। सब साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसमें कुछ ना कुछ निकालकर उस थ्योरी को क्या कर दिया जाता, निगेट कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता, उसको माना नहीं जाता था। ठीक है, जो मानी गई, जो थ्योरी मानी गई, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्टों द्वारा जो थ्योरीज मानी गई, और इसमें भी 2 थ्योरीज और भी है, उनको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ सिर्फ क्या है, उसको सिर्फ उसके पीछे कारण दिए हैं, क्योंकि वो एक हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को क्या दिया गया है? रीजंस के थ्रू। रीजंस मतलब समझ रहे हो? हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि कुछ हमने सोचा और उस सोच के कुछ थियरीज लिख दिए, तो ये हमारे सोच के हिसाब से क्या हुआ? हाइपोथेसिस हुआ। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ एक साइंटिस्ट क्या होता है? एक हाइपोथेसिस देता है, मतलब उसने जो सोचा है, जो उसने सोचा है, कुछ एविडेंस निकाले हैं, कुछ चीजों को समझा है, उस समझ के हिसाब से उसने अपनी थ्योरी दी है। उसके पीछे कोई एविडेंसेस नहीं है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसके उसके अंदर से जो निकल कर आया है, उसके अंदर से जो निकल के उसका जो माइंड कहता है, माइंड से जो उसने समझा है, तो वो क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस को फिर क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, एविडेंस निकाले जाते हैं। अगर वो प्रैक्टिकल्स और एविडेंसेस में सही बैठते तो वो एक कंप्लीट थ्योरी बन जाती है। ठीक है, थ्योरी बन जाती है, या ये कहो कि वो साइंस में ले लिया जाता है। ठीक है, तो जिसको सब ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया, वो क्या था? बिग बैंग। बिग बैंग का क्या मतलब हुआ कि मैटर और एंटी मैटर दोनों आपस में क्या हुए? कोलाइड हुए। ठीक है, अब यही आ जाता है कि इसके पहले क्या था, इसके पहले तक है, इसके पहले कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, इसके पहले कोई कुछ नहीं जानता है। जो भी हम लोगों ने जाना है वो बिग बैंग के बाद ही जाना है। बिग बैंग कहां से हुआ इसका भी कोई ये नहीं है, नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता फिलहाल अभी तक। ठीक है ना? तो देखो बिग बैंग में क्या होता है कि बहुत ही कंसंट्रेटेड में, मतलब कंसंट्रेटेड मतलब क्या? बहुत ही छोटे पॉइंट में, बहुत ही छोटे पॉइंट में बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, क्या होता है? बहुत नहीं समझ रहा है। देखो बिग बैंग में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट नेग्लिजिबल, मतलब इस ये बिग बैंग के पहले क्या है ये पहले समझ लेते। बिग बैंग के पहले कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं का क्या मतलब है कि टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, मैटर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पेस का क्या मतलब समझते हो? स्पेस देखो, ये भी आसपास जो है हमारे, ये किसी ना किसी स्पेस में है। जैसे मैंने अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लिया, तो इसके अंदर क्या है? स्पेस है। ये स्पेस भी नहीं था। जैसे समय जो हर पल चल रहा है, ये समय भी नहीं था। जो ये क्या है?
ये पेपर है, लेकिन इसको बिल्कुल पीछे लेकर चले जाए तो ये क्या है, मैटर है। ये मैटर भी नहीं था। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एनर्जी मैटर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस एंड टाइम। एनर्जी मैटर, स्पेस एंड टाइम, और स्पेस एंड टाइम, एनर्जी एंड मैटर, ये तीन चीज, इन तीनों चीजों से ही सब चीजें फिर क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। तो बिग बैंग के पहले ये तीनों चीज क्या, ये तीन चीज मैंने बताया, एनर्जी मैटर, क्योंकि एनर्जी और मैटर दोनों को क्या कर सकते हैं हम, इनका एक रिलेशन है। क्या है, इनका एक रिलेशन है, जिससे मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। ठीक है, एक रिलेशन के थ्रू आगे चल के जब हम फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, वहां पर मैं फिजिक्स में ये आएगा तुम लोगों को कि एनर्जी और मैटर, एनर्जी का मतलब समझते हो ना, ऊर्जा, मैटर मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो पंचभूतों से देखी, जो पंचभूतों से क्या की जा सकती है, समझी जा सकती है। ठीक है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनसे क्या किया जाए, फील कर ली जाए। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं, एनर्जी एंड मैटर में आती हैं। ठीक है, जो मटेरियल है, जो हमें दिखता है, जो हमें सुनाई देता है, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जो भी 5 सेंस ऑर्गन से जिन चीजों को हम क्या कर सकें, समझ सकें, वो किस में आते हैं, मटेरियल चीजों में आते हैं। ठीक है, अभी जो टाइम है और जो स्पेस है, ये दोनों अलग कंसेप्ट है। टाइम किस तरह, जैसे हर पल जो चल रहा है, हर समय जो चल रहा है, ये क्या है, जो बढ़ते ही चला जा रहा है, ये क्या है, टाइम है। और साथ ही साथ स्पेस, जो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। ठीक है ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी कोई भी चीज नहीं समझ रही तुरंत पूछो, बिना ये सब मतलब कहा ना, इसमें ध्यान मत दो। ठीक है, तो जैसे बिग बैंग के पहले, बिग बैंग आगे जब मैं कहूं, मैंने कहा ना कि जैसे जब हम लोग, मैं ज्योग्राफी में जब जाऊंगा फिर से इसको उठाऊंगा, हर सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा, इसी जगह से, कि सब लोग सब कुछ जोड़ के समझ सको। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। पूरी दुनिया क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब वही इंटरकनेक्शंस को हमें समझना है पढ़ाई द्वारा, कि सब कुछ कैसे रिलेटेड है। सब कहा जाता है ना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनको हम सब्जेक्टों द्वारा, पढ़ाई द्वारा, अभी तक जितने लोग हुए हैं उन लोगों ने अपनी कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, जितने सब्जेक्ट्स हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी किस किस तरह की थ्योरीज दी है, उनको समझ समझ करके। ठीक है, कुछ भी बात, कोई भी सेंटेंस अगर समझ में ना आए तुरंत पूछो। ओके, तो बिग बैंग जब हुआ तो कहते हैं, जैसे साइंटिस्ट जो बताते हैं, एक पॉइंट था। ठीक है, इसको प्रीमॉर्डियल टाइम, प्रीमॉर्डियल सब्सटेंस कहते हैं, कि एक प्रीमॉर्डियल, समय के भी पहले, समय के पहले, समझ रहे हो, समय के पहले, जिसमें इसकी जो डेंसिटी थी, इसकी जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, इंफिनिटी। इसमें डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, समझाऊंगा मैं, अभी सिर्फ समझ लो क्या होती है। ठीक है, जब फिजिक्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इसमें ग्रेविटी इंफिनिटी थी, बहुत ज्यादा। इंफिनिटी का क्या मतलब होता है ये भी समझाऊंगा। ठीक है, जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, जो ग्रेविटी थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सब कुछ बहुत ज्यादा था। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा। अब ये क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। और यहीं से शुरुआत होता है किसका, टाइम का। यहीं से टाइम का शुरुआत होता है। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सप्लोड होते समय जो समय है वो 0.0 है। क्या है, 0.0। ये अगर हम आज से कितने साल पीछे, अगर हम आज को पकड़े तो कितने साल पीछे, जैसे जैसे मैं समझाऊं कि कैसे इस चीज को पीछे कैसे मैं बताने जा रहा हूं, कि जैसे
ये आज है, हम मतलब आज कौन सी डेट है, समझ लो 2024 है ये, ठीक है 2024 है। तो हम पीछे जा रहे हैं, पीछे समय के पीछे जा रहे हैं, तो एक जीरो आएगा, फिर से और पीछे 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 जाते जाएंगे, तो आज से कितना 13.8 बिलियन ईयर एगो, तो आज से 13.13.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1 बिलियन ईयर मतलब क्या होता है, 10 करोड़। 1 बिलियन ईयर मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है। तो कितने करोड़ हो गया, 1380 करोड़, 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग होता है, आज से 2024 से 1380 करोड़ साल पहले। कैसे पता चला कि इतना टाइम होता है, किस तरह से 0.0 कैसे पता? वही बता रहा हूं कि जैसे हम 2024 में हैं, तो अगर हम पीछे 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 जाते जाए तो हमें कितने साल पीछे जाना होगा, तो वही बताया 13.8 बिलियन ईयर एगो। तो इसको हिंदी में कितना हो गया, जब 1 बिलियन ईयर एगो होता है 100 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 1380 करोड़। ये कैसे पता चला कि 1380 करोड़ साल पीछे ये हुआ होगा। जब हम स्पेस में देखते हैं, अब स्पेस में अब दूसरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो स्पेस की बात कर रहा हूं वो अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं। क्या अंतरिक्ष मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि जैसे ये हमारा वायुमंडल है, अब इस वायुमंडल के अगर हम बाहर जाते हैं तो अंतरिक्ष चालू हो जाता है, जिसको इंग्लिश में स्पेस ही कहा जाता है, ठीक है। और जो स्पेस मैंने इस तरह से बताया, ठीक है, वो एक हिसाब से क्या है, एक जगह है, क्या है, एक जगह, ठीक है, एक प्लेस। जैसे जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको पोजीशन कहा जाता है, पोजीशन, और पोजीशन के बाद इसमें स्पेस कितना लिया गया। मैथ्स जब पढ़ाऊंगा, जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तब इन चीजों को क्लियर करूंगा कि क्या स्पेस होता है, क्या डिस्टेंस होता है, किस तरह से इनको निकाला जाता है, कैसे किस तरह से इन लैंग्वेजेस में बात की जाती है, क्योंकि मैथ्स एक अलग ही सब्जेक्ट है जो सब चीजों को जोड़ता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब सब्जेक्ट्स को जोड़ जोड़ के किए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग होता है। कैसे पता चलता है कि 1380 करोड़ साल पहले हुआ ये, देखो जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें एक लाइट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, जो हर जगह एक जैसी है। क्या है, जो हर जगह एक जैसी है। जैसे कैसे एक जैसी हो गई, जैसे जब हम सन की तरफ देखते हैं, जब हम सन की तरफ देखते हैं तो जब सन निकलता है तो सन भी क्या है, एक स्टार है, तो स्टार के पास खुद की लाइट होती है। क्या करता है वो, खुद के पास, उसके पास ईंधन होता है, वो ईंधन को जला जला करके लाइट को प्रोड्यूस करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, ये समझो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी, अब जब सन उगता है, जब सूर्य उगता है तो हमारे पास लाइट आती है। इसी तरह से जब हम स्टार्स को देखते हैं, जो स्टार्स को देखते हैं तो उनकी भी लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये उनकी लाइट है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक स्पेस में, अंतरिक्ष में एक ऐसी लाइट है जो हर जगह एक जैसी है। क्या है, एक जैसी, जिसको कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या कहा जाता है इसको, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसको पता किसने लगाया था, इसको पता लगाया था 1965 में एर्नो पेनियाज रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है कोई बात नहीं, हमें सिर्फ जानना है, ठीक है ना, अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ इसने किया था, नाम भी याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, मेन चीज है समझना कि हमने पता कैसे लगाया कि बिग बैंग जैसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो जब इस लाइट को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, और पीछे पीछे जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैंने कहा कि जब ये सब हम एस्ट्रोनॉमी में जब जाएंगे, हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, जब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एस्ट्रोनॉमी में घुसेंगे,
तब ये चीजें समझ में आएंगी कि कॉस्मिक मतलब क्या, माइक्रोवेव, वैसे ये साइंस में ही आ जाएगा कि माइक्रोवेव मतलब क्या होता है, रेडिएशन मतलब क्या होता है। अब इस पूरे का मतलब क्या हो गया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन किस तरह से ये दिखती है, कैसे पता लगाया, ये सब जब हम एस्ट्रोनॉमी में घुसेंगे कभी आगे 6-7 साल या 10-15-20 साल बाद जब मौका मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब समझ पाएगा। और अगर आपका मन करता है तो आप पढ़ लो, पूरा इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। मैं बस एक, समझ लो एक क्या हूं, मैं एक चिराग लगाने वाला हूं, मैंने क्या कर दिया, बस आग लगा दी है। अब तुमको कितना उजाला करना है वो तुम्हारे ऊपर है। पूरा का पूरा ईंधन पड़ा हुआ है कहां पे, इंटरनेट में। जितना ईंधन इस्तेमाल करना है ले लो अपने अंदर और उजाला करो, ठीक है। तो सबसे पहले बिग बैंग होता है जब क्या क्या चीजें बन जाती हैं, यहां से टाइम बन जाता है, स्पेस हो जाता है, साथ ही साथ एनर्जी, एनर्जी और मैटर, ये 3 चीजें बन जाती हैं। लेकिन लेकिन ये सब जब बिग बैंग होता है तो सब एक में ही रहता है। क्या होता है, सब कुछ एक में ही होता है। मैंने सिर्फ अभी ये जो लिखा हुआ है बस थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा हुआ है। जब मैं इसमें जाऊंगा, जब ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए घुसूंगा, तब मैं एक एक टाइम बताते चले जाऊंगा। क्या करूंगा, एक एक टाइम बताऊंगा कब किस समय क्या हुआ, ठीक है। तो जो प्लैंक इपोक है, इसमें क्या होता है, जितने भी फोर्सेस हैं, क्या फोर्सेस, फोर्सेस मतलब क्या होता है, जो बल है, क्या होता है, बल, बल, फोर्स। फोर्स मतलब क्या, जैसे ये मैं मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऊपर उछाला और ये नीचे गिर रहा है, तो जब मैंने जैसे कि मैं बता रहा था कि बिग बैंग मैंने समझा दिया था क्या होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्लैंक इपोक में क्या होता है, जितने भी फोर्सेस होते हैं, जैसे फोर्सेस का क्या मतलब होता है, बल, ठीक है। इसको हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। जो अलग अलग तरह के बल होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जितने भी फोर्सेस होते हैं ये सब एक में है, ठीक है। तो प्लैंक इपोक में क्या है कि सारे के सारे फोर्सेस एक में है। फिर इसके बाद दूसरा जो इपोक आता है वो आता है ग्रैंड यूनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशन है ये सेपरेट होता है, ठीक है। देखो क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हम्म, एक दूसरे से रिलेट करके सारा यूनिवर्स चलता है। जैसे एक एग्जांपल है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाइंड होते हैं, प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाइंड रहते हैं। फिर जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट करता है वो सन का जो मटेरियल है, ठीक है, सन का जो मटेरियल जो हमें वो गोल गोल दिखता है, वो गोल इस वजह से दिखता है, वो गोल इस वजह से है क्योंकि उसमें एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, ठीक है। दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं तब वो इस तरह का दिखता है। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा, जैसे वो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा तो वो सन खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से, न्यूक्लियर मटेरियल होने की वजह से उसमें फ्यूल है और वो जल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सब एक में है, और ग्रैंड यूनिफिकेशन के समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग होती है। फिर इन्फ्लेशनरी इपोक में क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिग बैंग में सभी चीजें एक में है, जैसे जो टाइम है, जो स्पेस है, टाइम, स्पेस, एनर्जी, एटम, ये सब एक के अंदर है, ठीक है। और जब इन्फ्लेशनरी इपोक आता है तो जैसे मानो कि एक जगह पे बिग बैंग हुआ, ठीक है, अब वो क्या करता है, एक्सपांशन होना चालू कर देता है। क्या होना चालू कर देता है, एक्सपांशन। मतलब ये है कि टी इस समय 0 है, ठीक है, और जो स्पेस है ये भी सिर्फ एक पोजीशन है, स्पेस कुछ और नहीं है। तो जैसे ही टी बढ़ते जाता है, मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये टी है, टाइम टी, मतलब टाइम बढ़ते चला जा रहा है, ये सब हम, और इधर मान लो दूसरा एक्सिस है और तीसरा एक्सिस भी है। ये एक्सिस को किस तरह से हम स्पेस में लेते हैं, किस तरह से टाइम में लेते हैं, आगे जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपांशन होना चालू हो जाता है, ठीक है, एक्सपांशन होना चालू हो जाता है कि अब टाइम भी बढ़ते चला जा रहा है, टाइम इसके समय के हिसाब से चलता चला जा रहा है, और स्पेस भी बढ़ते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशनरी इपोक में आता है।
ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, क्वार्क इपोक। क्वार्क देखो क्या है, एक तरह की मटेरियल की स्टार्टिंग है। जैसे जो मैटर है, हमारे आसपास जितने भी मटेरियल चीजें हैं जिनको हम पंचभूतों से जानते हैं, जैसे जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, किधर देख रहा है, तो इधर देखना, जितने भी 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन 5 सेंसरी ऑर्गन्स मतलब समझ रहे हो ना, कौन कौन से, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। इस 5 सेंसरी ऑर्गन से हम जितना भी मटेरियल है उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं या पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सेंसर, जितने भी मटेरियल चीजें हैं, ये सब किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। सॉरी, एटम किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। पर इससे भी छोटा कुछ जाता है तो वो क्या आता है, क्वार्क्स आते हैं। क्या आते हैं, क्वार्क्स। इनको हम आगे चल के कभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, ठीक है। ये सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल है, सबसे छोटा, ठीक है। तो एक इपोक्स बनना क्या होता है, चालू होता है। फिर यहां पर जब न्यूक्लियोथेसिस इपोक आता है, न्यूक्लियोथेसिस इपोक आता है, इसमें क्या है, होता है कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनना चालू होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस समय पे बनना चालू होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, अगेन ये अभी डील करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी तब हम इनको समझ पाएंगे। फिर न्यूक्लियो जैसे मैंने बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बन गए हैं, तो अब इनमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तब जाके क्या बनेगा, एटम बनेगा। इस जगह से इस जगह तक आने में टोटल 3 मिनट लगते हैं, ये 3 मिनट। फिर इसके बाद जैसे ही एटम बन जाता है, जैसे जो फर्स्ट एटम होता है, जो फर्स्ट एटम होता है, मतलब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी, तो कौन से एलिमेंट में होता है, वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन से लेकर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज तक क्या आ जाता है, डार्क एजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डार्क एजेस। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां तक 3 मिनट लगता है, 3 मिनट तक ये सब चीजें बन जाती हैं, एटम बन जाती है। फिर इस जगह आने तक 3,80,000 साल लग जाते हैं। कितने, 3,80,000 साल। और फिर 3,80,000 साल से चालू होता है कि इनका किसका फॉर्मेशन चालू होता है, स्टार्स एंड गैलेक्सीज का, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ये अब ये गैस ही बनती रहती है, गैस ही क्या होती जाती है, रिकॉम्बिनेशन होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। मतलब ये है कि जो एनर्जी बनी हुई है, जो एनर्जी बनी हुई है वो कन्वर्ट होती है किसमें, मैटर में। ओके, किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में, ये समझ लो कब आएगा, जब हम फिजिक्स में ग्रेजुएशन में जाएंगे, 3rd ईयर, तब आएगा ये कि कैसे एनर्जी से हम मैटर में कन्वर्जन करते हैं। एक फॉर्मूला है। ओके, फिर जैसे ही डार्क एजेस खत्म होती है, तब क्या होने लगते हैं कि स्टार्स और गैलेक्सी फॉर्मेशन में आते हैं। अभी देखो स्टार्स और गैलेक्सी कैसे बनते हैं, इसको हम अगेन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से स्टार बनता है, किस तरह से गैलेक्सीज बनती है, इसकी बहुत सारी थियरीज है जिसने अलग अलग फिलोसोफर्स ने दी हुई है, अलग अलग फिलोसोफर्स ने दी, अलग अलग साइंटिस्टों ने दी हुई है, ठीक है। बस यही है, इसको किसी ने देखा तो नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक यूरोप में इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था, कि चलो ट्राई करते हैं कि कैसे बना हुआ होगा, लेकिन उसे बाद में बीच में ही रोक दिया गया कि कुछ कुछ उल्टा ना हो जाए, ठीक है। जिस वजह से इसको, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था कि देखा जाए कि अगर जैसा सोचा गया है, जैसा समझा गया है कि मैटर और एंटी मैटर को अगर कोलाइड करेंगे तो एक एक्सप्लोजन होगा, और एक्सप्लोजन से फिर धीरे 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 चीजें बनते हुए चली जाएंगी, या हाइड्रोजन कोलाइडर भी कहते हैं उसको, ठीक है, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ठीक है, बनाया गया था। पर इसको बीच में ही रोक दिया गया कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है। तो उसको भी कभी पढ़ेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से था, कैसे हुआ, क्यों रोक दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी में घुसेंगे, ओके, ठीक है। तब इसके बाद जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी होता है, तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज रहती है। अब उन गैलेक्सीज में, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी क्या है, गैलेक्सीज है, ठीक है। इन गैलेक्सीज में जो हमारी गैलेक्सी है,
क्या है, जो हमारी गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारे गैलेक्सी का हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा। क्यों इसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि जब हम इसको रात में देखते हैं तो एक नदी जैसी दिखती है, और लाइट है तो लाइट व्हाइट ही होती है। ठीक है, तो ये पूरी सफेद नदी जैसी दिखती है, और सफेद मतलब दूध। ठीक है, तो इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया है, मिल्की वे गैलेक्सी। आप लोग भी जब बिल्कुल, आप लोग भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से दिखती है। कभी भी जब पूरी नाइट स्काई हो, या समझ लो अमावस की जब रात हो और आकाश बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है, जो स्काई है बिल्कुल क्लियर हो, तब आप देखना कि किस तरह से आपको जो मैं बता रहा हूं ये फील होगा कि नहीं सच में बीच में इस तरह से क्या जाते हुए दिखाई देती है, एक लाइट, एक नदी जैसे दिखाई देती है, जहां पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, वो एक तरह की क्या है, लाइट ही है। ओके, तो जैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी कब बनती है, आज से 9 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 900 करोड़ साल पहले क्या बनता है, मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। अब मिल्की वे गैलेक्सी में ही, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। हाँ बता, मिल्की वे है, हाँ हाँ, इसमें मिल्की वे दूध आता है, तो आकाश गंगा नाम कैसे पड़ गया? आकाश गंगा। ठीक है, गंगा मतलब नदी, और उसको आकाश, आकाश में है इस वजह से, ठीक है, उसे आकाश गंगा कह दिया गया। सिर्फ कल्चर का फर्क है, क्या है, कल्चर का फर्क है। जैसे एक इंडियन कल्चर है तो इसमें गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और उसी तरह से जो ब्रिटिश कल्चर है, जो ब्रिटिश कल्चर है, ठीक है, वहां पे अलग नाम दिया, वहां पे इंग्लिश जहां चलती है तो वहां से उन्होंने जोड़ दिया मिल्क से, वे से। ठीक है, मिल्की वे, तो एक जगह मतलब एक किस तरह से है, एक वे जैसे है। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी, और हमने उसे नदी से जोड़ दिया, और वो गंगा जैसे है तो, और आकाश में है तो आकाश गंगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, कंफर्म नहीं है कब क्या बना हो। ठीक है, ऐसा सोच के हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सिर्फ। तो 900 करोड़ साल पहले मिल्की वे गैलेक्सीज बनती है। गैलेक्सीज किस तरह से बनती हैं, कैसे हाइड्रोजन, किस तरह से हाइड्रोजन से स्टार्स बनते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर इसकी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, मिल्की वे गैलेक्सी से सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखो सोलर सिस्टम क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सीज में ही बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है हर स्टार का अपना एक सिस्टम हो। ठीक है, कुछ स्टार सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ स्टार्स के साथ प्लैनेट्स भी होते हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसे सोलर सिस्टम बनता है, अगेन अभी अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ अभी इतना समझ लेते हैं कि फिर जब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 460 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, और सोलर सिस्टम के अंदर ही क्या आती है, अर्थ आती है। तो अर्थ का जब फॉर्मेशन होता है, मतलब पृथ्वी का जब फॉर्मेशन होता है, वो कब होता है, आज से 450 100 करोड़ साल पहले। ठीक है, समझ रहा है? तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अर्थ एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, अर्थ बनती है। ओके, तो जैसे ही अब एक पार्ट हमने क्या कर दिया, अर्थ बना लिया है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं, लेकिन हम किस में रहते हैं। जैसे एक चीज फिर से बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ऐसी बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज बनती है, पर हम किस में रहते हैं, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स और सोलर सिस्टम होंगे। सोलर सिस्टम का सोलर सिस्टम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सन उसके सेंटर में है, और उसके बाद टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो उसको सराउंड करते हैं। तो सोलर से रिलेटेड क्या है, सिस्टम है, तो इस वजह से नाम क्या पड़ा है, सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सौर्य मंडल। सौर्य, जो सूर्य से नाम निकल के आया सौर्य, और उसका मंडल, उसकी मंडली, उसके उसके साथ जो ऑल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जुड़ा हुआ। फिर इसके अंदर सौर्य मंडल के अंदर ही क्या आती है, अर्थ आती है। ठीक है, अगेन जब ज्योग्राफी में और डिटेल में बताऊंगा, दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद जैसे अर्थ बन जाती है, ठीक है, तो अब क्या है, अर्थ इस समय सिर्फ एक आग का गोला है। क्या है, आग का गोला है। हमें क्या करना है कि अभी तो जैसे जैसे मैंने बताया कि सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे और भी प्लैनेट है, लेकिन हम किसमें हैं,
हम सिर्फ अर्थ में है, तो हम किसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं? अर्थ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अर्थ अर्थ जैसे ही फॉर्मेशन होती है, अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया है कि कब कौन सी चीज बनी। ठीक है, क्या हुआ, कब कौन सी चीज बनी। तो अर्थ अर्थ की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, अर्थ की जो हिस्ट्री रही है, जैसे जो स्टडी ऑफ अर्थ, क्या स्टडी ऑफ अर्थ का क्या मतलब होता है? ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी का जो मतलब होता है, जैसे भूगोल, ठीक है, भू मतलब क्या? पृथ्वी, और उसकी स्टडी। ठीक है, तो भूगोल में हम क्या करते हैं? अर्थ की स्टडी करते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसका जो मतलब निकल कर आता है वो ये होता है कि स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की क्या है? अपनी एक हिस्ट्री है। क्या है? अर्थ की अपनी एक हिस्ट्री है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, एक 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 पीरियड को स्टडी करने के लिए उनको वो अलग अलग भाग में काट देते हैं और अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि उनको वो आसानी से पढ़ सकें। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ही हमारा, जैसे पूरा एक इंडिया है, ठीक, जैसे एक पूरा एक इंडिया है, तो इंडिया के अंदर देखो स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र अलग है, यूपी अलग है। ठीक है, इसी के साथ जब यूपी में अगर हम देखते हैं तो यूपी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स भी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नाम है। ठीक है, इसके और नीचे जाएं तो अलग अलग ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स के नीचे और जाएं और हर एक ब्लॉक का नाम होगा। इसके नीचे अगर और हम जाते हैं तो गांव है, गांव के भी अलग अलग नाम है ना। तो इसी तरह से क्या किया गया है, जो पूरी हिस्ट्री रही है, जो पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है अर्थ की, उसको अलग अलग भाग में काटा है और उसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो मैं इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो किससे फॉलो करते हैं? एक हिसाब से हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और इंग्लिश को ज्यादा हम महत्व देते हैं। तो इसी वजह से जो नाम भी मैंने लिखे हैं वो किसके लिखे हुए हैं? इंग्लिश के लिखे हुए हैं। हिंदी के अगर आप देखना चाहो तो पता कर सकते हो इनको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, मतलब अर्थ का जो इतिहास रहा है, पूरा पृथ्वी का जो इतिहास रहा है, जैसे एक इंसान का इतिहास होता है पूरा का पूरा, कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया हुआ है। जैसे एक इंसान का एक उसमें भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसा उसका बचपना होता है, फिर उसकी जवानी होती है, ठीक है, फिर उसका बुढ़ापा आ जाता है। इसी तरह से अर्थ की भी पूरी क्या है? एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसका पूरा जीवन है और उसको अलग अलग भाग में मैंने काटा हुआ है अपने समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसी तरह से हिडन एरा में क्या होता है, ठीक है, और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में और तोड़ा हुआ है। जैसे इयोन होते हैं, फिर उसके बाद एरास होते हैं, फिर उसके बाद पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद फिर इपोक्स होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग चीजों में काटा हुआ है। जब मैं हिस्ट्री और डिटेल में जब मैं ज्योग्राफी और डिटेल में घुसूंगा तब इनको बताऊंगा किस तरह से क्या है। हम एक चीज बहुत, मतलब एक एक चीज, जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम काफी चीजें अंदर से जानेंगे। ठीक है, जब थोड़ी चीजें हम तैयार कर ले, अभी सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे यहां तक आए। ओके, तो ये सारी चीजें जो है यहां तक हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है, जैसे हिडन एरा में अर्थ का सरफेस बनता है। जो सरफेस मतलब क्या हो गया कि जो ये फर्श है, ठीक है, अर्थ की, जो हमें दिखाई देता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो ये लैंड है, ये लैंड इस तरह की जो है, इसे बनने के लिए भी समय लगा है। जैसे स्टार्टिंग में अर्थ जो थी एक आग का गोला थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी ज्वालामुखी देखा हो मूवीज में या न्यूज में, तो किस तरह से अंदर से लावा निकलती है। ठीक है, तो पहले पूरी पृथ्वी ही इसी तरह से थी, बिल्कुल आग के गोले की तरह। तो धीरे 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 पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होती है। ये किस तरह से ठंडी होती है अभी स्टडी का ये नहीं है, उसको हम जानेंगे। ओके, तो अर्थ का सरफेस बनता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे जब दूध गर्म होता है तो दूध गर्म रहता है, पर जैसे ही उसे रखो तो धीरे धीरे उसमें परत पड़ जाती है, जिसको हम साड़ी कहते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें भी, अर्थ में भी क्या है कि ऊपर एक परत पड़ गई, एक लैंड बन गया। ओके, एक जमीन बन गई। अब वो जमीन धीरे धीरे क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। साथ ही साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बनता है। अभी एटमॉस्फेयर मतलब क्या रहता है? इस अर्थ का एक वायुमंडल है। क्या है? अर्थ का एक वायुमंडल है।
जिसमें ऑक्सीजन है और अलग अलग तरह के गैसेस भी है। ये गैसेस कैसे आए, एक कुछ सवाल आता है कि ये गैसेस कैसे आए। ये गैसेस क्या रहता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है इसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या जाना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बना, जाना कि नहीं कि हाइड्रोजन बन गया। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट टोटल कैसे बने, ठीक है, क्या रहा, किस तरह से क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो हम लोग जानेंगे। तो अगेन ये पार्ट आएगा केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ठीक है। तो यहां से एक और सब्जेक्ट निकलता है, जैसे दो सब्जेक्ट्स निकल के आ गए कि एक आया फिजिक्स, दूसरा आया ज्योग्राफी, तीसरा यहां पर जब निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, केमिस्ट्री, ठीक है। और अगेन ये जो एटमॉस्फेयर देखो किस तरह से बनता है, जब जो अर्थ है, ठीक है, ये क्या जब ठंडी होती है, ठीक है, तो ठंडी होने में बहुत सारे गैसेस निकलती है। गैसेस में ही अलग जब गैसेस निकल कर आती हैं, इसमें ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स हैं कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो जो गैसेस होती है, गैसेस क्या लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं कम, जिनका वजन कम होता है, जैसे ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, ठीक है। जैसे जो आयरन है, जो लोहा जिसको हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो केमिस्ट्री का नेम है वो एफी फेरस, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 56 है। तो ये क्या है, हैवियर एलिमेंट है, ज्यादा वजनदार वाला है, ठीक है। तो जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे लाइटर मतलब हल्की, जो एलिमेंट्स मतलब कोई भी धातु, ठीक है, और लाइटर मतलब कम वजन, ठीक है, उनका वजन कम है। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रहती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन से न्यूक्लियर फ्यूजन हो के, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चल के समझ में आएगा। कि बस इतना समझो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, दो एलिमेंट्स बन के तीसरा एलिमेंट बन जाता है, दो एलिमेंट्स जुड़ करके तीसरे एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन से अलग होता है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन दो एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं और उनका फॉर्म बना हुआ होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले और इस तरह से जुड़ गए कि हीलियम बन गया। हाइड्रोजन ने अपना फॉर्म खो दिया, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल से समझे कि दूध था, नहीं इसको एग्जांपल समझ, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूध था, दूध दही बन गया, ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बदल गया पूरी तरह से। अब दूसरा जो है, दूसरे में क्या किया है हमने, दूध के साथ खीर बना दी है, ठीक है, दूध और चावल लिया है, शक्कर डाल के मिक्स कर दिया है। तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, जहां पे कार्बन भी है, मतलब कार्बन दूध को पकड़ो, और ऑक्सीजन क्या मानो चावल है, ठीक है, और इसमें शक्कर एक तीसरा मान लो एलिमेंट आ गया है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। लेकिन जब दूसरा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले, ठीक है, और हीलियम बन गया, तो वो अलग फॉर्म है। तो पहले इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ था, दूसरे इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ था। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा आगे चल के, ठीक है। इसी समय हिडन एरा में ही मून का भी फॉर्मेशन होता है। इसके पीछे भी थियरी है, क्या है, इसके पीछे भी थियरी है कि ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थ बन रही थी, ठीक है, अर्थ बन रही थी, तो बाहर से, स्पेस से कोई एक एस्ट्रॉइड आता है और अर्थ से बहुत तेजी से टकराता है। थियरी है, ठीक है, थियरी है, अर्थ से बहुत तेजी से टकराता है, और अर्थ का जो मास है, अर्थ क्या होती है, दो पार्ट में टूट जाती है। समझ रहे हो, जैसे अगर ये अर्थ है, इसमें कोई चीज आके बहुत तेजी से टकराती है, ये टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, और ये टूट करके इसी के चारों ओर क्या करने लगे, घूमने लगे। क्यों घूमने लगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ओके, अभी सिर्फ जानो क्या कैसे हुआ। ओके, फिर इसके बाद पीरियड चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, पीरियड चेंज हो जाता है, फिर आर्कियन ईयन आता है।
यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बनते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पर तो सरफेस बना, ठीक है, आग से क्या हुआ, आग जैसे ये समझो कि जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से किस तरह से बाहर निकलता है, बाहर निकला, बाहर से फिर वो ठंडा हुई, अर्थ सरफेस बन गई, लेकिन अभी कॉन्टिनेंट्स नहीं बने हुए हैं। आज के फॉर्म में जो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं कि जैसे जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसी के साथ ओशियंस हैं, जैसे जैसे पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ये सारे के सारे क्या है, ओशियंस हैं। ठीक है, इसके पहले अभी तक ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स नहीं बने थे। अब क्या है कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स अलग हुआ, कैसे बारिश हुई, किस तरह से क्या हुआ, थोड़ा आगे देखेंगे। बस इतना समझो, इस समय कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने। ठीक है, अगेन ये ज्योग्राफी का पार्ट है हमारे। ओके, इसी समय में अर्ली लाइफ आती है। ठीक है, क्या आती है, जिंदगी आती है। क्या आती है, जिंदगी आती है। और ये कैसे आती है मैं इसको समझाऊंगा जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, कि कैसे किस तरह से मटेरियल से ही जिंदगी आ जाती है, किस तरह से चीजों जो हमारे पास धातुएं हैं अलग अलग, उन धातुओं से ही जिंदगी बन जाती है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज दी हुई है, जिसमें से एक थ्योरी परफेक्ट बैठी है, फिर उसके बाद उसके पीछे रिसर्च भी हुई, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, और वो भी उससे समझ में आया कि हाँ, जिंदगी ऐसे ही आई होगी। ठीक है, तो अब यहां से एक और सब्जेक्ट खुल जाता है, बायोलॉजी। क्या खुल जाता है, बायोलॉजी। तो हमने ऑलमोस्ट जो साइंस एंड ज्योग्राफी है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स स्थापित कर दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये साइंस के तीनों सेंट्रल सब्जेक्ट है, जिनको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या है, नेचुरल साइंस, जिसे नेचर ने बनाया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी है, इसको मदर साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर साइंस, मतलब सभी साइंस की मम्मी। सब साइंस का इस्तेमाल करता है ज्योग्राफी, सब साइंसों का, और कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मैंने दिखाया कि सब कुछ जुड़ा हुआ है कि नहीं। आगे भी मैं जितने सब्जेक्ट्स आगे बताते हुए चलूंगा, ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए ही है। ठीक है, तो अर्ली लाइफ आती है। अब ये इस जगह से ही आगे क्या होने लगेगा, आगे लाइफ जनरेट होती चली जाएगी, एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एवोल्यूशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, अगेन सब्जेक्ट कौन सा, बायोलॉजी पे। ठीक है, किस तरह से, सारे कुछ सवालों के जवाब बायोलॉजी दी कि जिंदगी कैसे बढ़ी, किस तरह से बनी, किसमें कौन सी चीजें आ गई। ठीक है, कैसे हम ह्यूमंस तक आए। ठीक है, अभी तो मैं हिस्ट्री बता दूंगा, लेकिन इनमें बदलाव क्या हुआ और कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद जब अभी इस समय तक एटमॉस्फेयर बना था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। साइनोबैक्टीरिया आने की वजह से इनमें साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग गैसेस को और सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है, जो आज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्कियन एरा खत्म होने के बाद प्रोटोजोइक एरा आ जाता है, प्रोटोजोइक इयॉन आता है। इस समय ऑक्सीजन और बढ़ता है, और साथ ही साथ जो बायो लाइफ है, जो बायोलॉजिकल लाइफ, जो जिंदगी और बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही इसमें समझना है। फिर इसके बाद जो बदलता है वो आता है फेनेरोजोइक इयॉन। क्या आता है, फेनेरोजोइक इयॉन। ठीक है, तो ये टोटल 4 इयॉन थे। मतलब क्या किया गया है, अर्थ को 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है, बड़े बड़े पार्ट्स में। अब फेनेरोजोइक के अंदर घुसना है, फेनेरोजोइक को हम और खोलेंगे। ठीक है, जब फेनेरोजोइक के अंदर हम और घुसते हैं तो एक पीरियड आता है पैलियोजोइक। क्या आता है, पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक के अंदर बहुत सारे, पैलियोजोइक एरा है ये, क्या है, एरा। अब इसके अंदर बहुत सारे पीरियड्स होते हैं। अब इन पीरियड्स के अंदर क्या आता है, फिशेस, मतलब मरीन लाइफ
क्या करती है, डेवलप करती है। अभी तक ये जो जिंदगी भी आई है ये अभी भी मरीन में ही है, मतलब पानी में ही है। तो यहां से डेवलप्ड होकर फिशेस आती है। ओके, फिशेस आने के बाद इसी समय में प्लांट्स भी आते हैं, और प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, वाटर में होते हैं। ठीक है, और वाटर से वो निकलकर लैंड में भी जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कितने कितने तरह के होते हैं, कौन से प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, इसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और ठीक है, इसके बाद मेसोजोइक एरा आता है, और मेसोजोइक एरा जो होता है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डायनासोर्स होते हैं। क्या होते हैं, डायनासोर्स होते हैं। अभी एक सवाल बन सकता है कि ये सब कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला हमें? इन सब के एविडेंसेस हैं, इन सब के आधार हैं। ठीक है, क्या है, आधार है। ठीक है, कुछ पत्थर मिलते हैं हमें, उन पत्थरों से जब डेटिंग की जाती है, उनकी डेटिंग की जाती है तो पता चलता है ये इतने साल पुराने हैं। कैसे डेटिंग करते हैं, इनका हाफ लाइफ पीरियड होता है। क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। ये फिजिक्स का पार्ट है, कैसे हाफ लाइफ पीरियड हम पता करते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे उनको। फिर इसके बाद सेनोजोइक एरा आता है। तो अब क्या हुआ, हमने फेनोजोइक को 3 पार्ट में तोड़ा था। क्या किया था, 3 पार्ट में तोड़ा था। 2 पार्ट मैंने बता दिया। फिर इसके बाद जो सबसे नया पार्ट है, इसमें कौन सा पार्ट, इसको फिर हमने और तोड़ा। क्या किया, इसको और तोड़ा। पहले क्या किया था, पैलेओजोइक को हमने पीरियड्स में तोड़ा था। ठीक है, पैलेओजोइक पूरा होता है तो दूसरा आता है मेसोजोइक। इसके अंदर भी पीरियड्स है, पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं गया हूं, तो सिर्फ मैंने कहा ये पूरा जो एरा रहा है मेसोजोइक का, इसमें डायनासोर्स ही रहे हैं। फिर इसके बाद जो सेनोजोइक है, इसके अंदर भी अलग अलग पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और जो इसमें पहला पीरियड होता है वो है टर्सरी पीरियड। क्या है, टर्सरी पीरियड में मैमल्स आते हैं। क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। ये मैमल्स क्या होते हैं, अगेन जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिवीजन करेंगे कि किस तरह से कौन क्या। और क्यों मैंने मैमल्स यहां पे लिया है, क्योंकि हम मैमल, क्या है, हम मैमल एनिमल में आते हैं। ओके, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं क्या करने वाला हूं, बिग बैंग से लेकर ह्यूमन तक पहुंचना है। तो मैं वही चीजें दे रहा हूं जो हमसे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो टर्सरी पीरियड में मैमल्स आते हैं, और टर्सरी के एंड में, बिल्कुल एंड में, जब टर्सरी पीरियड खत्म होने वाला होता है, तब क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस, जिनको, जो फर्स्ट ह्यूमन जिन्हें माना जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन लाइक टेंडेंसीज आना चालू हो गई है, जिनको बोला जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगेन मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, सिर्फ समझो क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा पीरियड है, ठीक है, इसी में अभी समझना, पहले क्या है, सबसे पहले अर्थ को 4 पार्ट में तोड़ा। इसमें से लास्ट फेनोजोइक इयॉन, फेनोजोइक इयॉन में 3 पार्ट में फिर उसको तोड़ा। पैलेओजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। सेनोजोइक को हमने और तोड़ा 2 पार्ट में, एक टर्शरी में और एक क्वाटरनरी में। टर्शरी पीरियड में मैमल्स आते हैं, और उसके ही लास्ट में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को हम और 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। अब ह्यूमंस आ चुके हैं। ठीक है, फिर क्वाटरनरी को हम 2 पार्ट में और तोड़ देते हैं, पैलिस्टोसीन और होलोसीन। पैलेस्टोसीन में क्या होता है कि ह्यूमन डेवलप करता है, पर बहुत तेजी से नहीं। ये स्टोनेजेस होती हैं। क्या होती हैं, स्टोनेजेस, जो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे। वैसे ये जो पार्ट है वो है, इसका एक अलग सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, पर ठीक है, जब ह्यूमन कल्चर हम समझते हैं तब वहां पे आता है, पर मोस्टली अभी यहां तक क्या चलती है, बायोलॉजी ही चलती है। क्या चलती है, बायोलॉजी ही चलती है। फिर पैलिस्टोसीन के बाद, इस समय बहुत ठंडी होती है तो ह्यूमन बहुत तेजी से डेवलप नहीं करते हैं। फिर इसके बाद जब होलोसीन आता है तो ये गर्म समय आना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म समय आना चालू हो जाता है। और गर्म समय जब आता है, ठीक है, तब होमोसैपियंस आते हैं। क्या आते हैं, होमोसैपियंस, जो हम हैं, जो इंसान है, आज का मॉडर्न इंसान। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, तो वो किस में आते हैं, होमोसैपियंस में आते हैं। ठीक है, अब होमोसैपियंस अपनी अलग चीजें चालू करते हैं। ठीक है, कि अब ह्यूमंस का एक वे ऑफ लाइफ है। क्या है, वे ऑफ लाइफ। वो
उसके जीने का एक तरीका है। क्या है? उसके जीने का एक तरीका है। अब उन तरीकों को हम क्या करते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट्स द्वारा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट्स द्वारा पढ़ते हैं। और इसी वजह से ह्यूमन जो करता है हम उसको पढ़ते हैं किसके अंडर? ह्यूमन कल्चर के अंदर। यहां से चालू हो जाता है ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। क्या आता है? ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। अब यहां से बहुत सारे सब्जेक्ट्स खुलते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स खुलते हैं। जैसे ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। क्या है? एक सोशल एनिमल, ये सोसाइटी में रहता है। तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट खुलकर आ जाता है वो आता है सामाजिक शास्त्र। क्या आ जाता है? सामाजिक शास्त्र। मतलब क्या है? सोसाइटी को हम पढ़ते हैं। सोसाइटी बोले तो समाज। ठीक है, पढ़ेंगे सोसाइटी भी। वो मैं जो 8 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं उसमें एक सब्जेक्ट मेरे लिए सोसाइटी भी है। अब सोसाइटी के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या है कि सोसाइटी के लिए क्या क्या जरूरी है? जैसे सोसाइटी है जो हमारा ही समाज है, तो समाज कुछ रूल्स पर आधारित होता है। उसके कुछ नियम होते हैं कि नहीं नियम? जैसे ट्रैफिक के अलग नियम है। ठीक है, ट्रैफिक के अलग नियम है। उसके बाद कौन किस तरह से बात करेगा उसके अलग नियम है। ठीक है, फिर जैसे पूरा का पूरा हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, किस तरह से हम कोई भी काम किस तरह से करेंगे। ठीक है, इन सब के क्या है? रूल्स है। क्या है? रूल्स है। तो जो सारे के सारे रूल्स होते हैं वो उसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो अगेन एक सब्जेक्ट बन जाता है जो सोसाइटी के अंदर ही आता है। समाज का ही दूसरा एक और पहलू है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। समाज को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेन देन, एग्रीकल्चर करना, ठीक है, खेती करना, ठीक है, ट्रेड करना, कोई चीजें एक दूसरे से लेना देना, ये सब किसके अंडर आता है? इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगेन ये बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस हैं एक हिसाब से। पॉलिटिकल साइंस के अंदर कितना कुछ आता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा लॉ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, तो ये 2 चीजें हैं। इसके साथ ही साथ ह्यूमन अपने लिए भी बहुत कुछ करता है। ठीक है, जैसे मैं ये जो चीजें लिख रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं ये भी ह्यूमंस का बनाया हुआ ही है। क्या करना रहता है कि जो ह्यूमन है ये जो नॉलेज गेन करता है इसे आगे ट्रांसफर करनी है। क्या करनी है? आगे ट्रांसफर करनी है। तो उसने एक लैंग्वेज बनाई। क्या बनाई? लैंग्वेज बनाई। तो लैंग्वेज की स्टडीज होती है। जैसे आप लोग को हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो उसके बाद एक और कोई लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज भी क्या है? ह्यूमन कल्चर का पार्ट ही है। तो हम लोग लैंग्वेज भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद लैंग्वेज के साथ साथ एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या? स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अलग अलग है। तो बताऊंगा कि दोनों का क्या मतलब है। एक को लेखनी कहते हैं, एक को भाषा कहते हैं। ओके, तो ये भी ह्यूमन कल्चर का पार्ट है। फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसे ये क्या है? जैसे हम जो घर बनाते हैं, ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। जैसे मंदिर मस्जिद ये सब बनाए जाते हैं, ये भी सब किसका पार्ट है? आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो ये भी क्या है? ह्यूमन कल्चर का पार्ट है। ह्यूमन ने बनाया हुआ है। ह्यूमन ने क्या किया हुआ है? बनाया हुआ है पूरा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो आज हम लाइट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, जितनी चीजें मैं यूज कर रहा हूं ये सब किसका पार्ट है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये भी क्या है? ह्यूमन का बनाया हुआ है। ओके, तो ये भी किसमें आता है? ह्यूमन कल्चर में ही आता है। फिर इसके बाद म्यूजिक आ जाता है, रिलीजन आ जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो किसका पार्ट है? ह्यूमन कल्चर का ही पार्ट है। और इनको हम अलग अलग चीजों में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक मैथ्स है। जो मैथ्स है ये भी ह्यूमन कल्चर का ही पार्ट है। कैसे? देखो जितनी चीजें हम ये समझते हैं, फिजिक्स समझते हैं, बायोलॉजी समझते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं, इनमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है।
इमेजिनेशंस करनी होती है, ठीक है। जिसके लिए देखो क्या रहता है कि हम सब चीजें माइंड में नहीं सोच सकते हैं, कुछ चीजें हमें क्या चाहिए कि हम सामने उसको कर सकें और आगे भी ट्रांसफर कर सकें। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, अलग ही कुछ रूल्स बनाते हैं, अलग ही कुछ रूल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद अलग ही कुछ सिंबल्स बनाते हैं कि जिनको हम बहुत आसानी से क्या कर सके, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं और समझ सके, उसे सेव करके, उसे स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नंबर्स बनाए। जैसे 10 आदमी हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमने 10 आदमी के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनाकर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बना दिए और उन ग्रुप्स को हमने अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया और एक इंसान है जो उसे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब उसे याद कैसे होगी मैंने किस ग्रुप को कहां भेजा और एक ग्रुप में कितने लोग थे, तो वो सबकी पिक्चर तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे सिंबल्स बनाएगा, क्या करेगा, वो कुछ ऐसे सिंबल्स बनाएगा जिससे वो आसानी से लिख सके और आसानी से याद रख सके, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या सिर्फ एक एग्जांपल है जिसके लिए मैथ्स को लाया गया, क्या किया गया, मैथ्स को बनाया गया कि हम आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सके, याद रख सके। जो भी इंसान करता है, मेन मोटिव क्या होता है कि जो नॉलेज हमने बनाई है उसको हम आगे ट्रांसफर कर सके और जो ट्रांसफर कर सके उसे आसान भाषा में याद रख सके, और जब सामने वाला भी कोई सीखे तो एक मीडियम हो। जैसे मैं अपनी बात आप लोग को क्यों समझा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक मीडियम है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैंने जो समझा है, मैंने जो ज्ञान लिया, मैं तुम लोग तक ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है। ये क्या है, मीडियम। तो उन मीडियम को आसान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मैंने गेन की है वो कम से कम समय में सामने आने वाली पीढ़ी समझ सके, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए काम किया जाता है कि उनको आसान बनाया जाए, ठीक है। तो जो मैथ्स क्या है, आसान करता है चीजों को। बहुत सारी चीजें हम बहुत कम शब्दों में लिख देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस, जैसे करोड़ों के कैलकुलेशंस अगर करने जाए, उतने गिन गिन के जोड़ने जाए तो कितना समय लगेगा। जैसे करोड़ करोड़ रुपए हमें जोड़ना है तो गिन गिन के करने जाए तो क्या कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तब उसको आसान क्या किया जाए, मैथ से कर दिया जाए। इसी वजह से मल्टीप्लीकेशन, डेरिवेशन जितने भी होते हैं मैथ्स में, वो क्या किस लिए रहते हैं, आसान बनाने के लिए। और ये जो मैथ्स है, जो मैथमेटिक्स है, ये क्या है, पूरा का पूरा माइंड गेम है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मैंने कहा 10, ठीक है, 10 आदमी कह दिए, तो ये आदमी है, 10 कहां है, समझ रहे हो। तो 10 एक इमेजिनेशन है, क्या है, एक इमेजिनेशन है जिसने किसी ने बनाया है। किसने बनाया है, पढ़ेंगे कभी, ठीक है। मैथ्स किसी ने बनाया है, किसने बनाया है, किसने बनाया है मैथ्स, पढ़ेंगे, ओके। अब देखो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स निकलते हैं, ओके। अब कुछ जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब ये हिस्ट्री का अलग सब्जेक्ट है, हम सब चीजों की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अर्थ की हिस्ट्री बता दी, जैसे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री होगी, तो ये एक हिसाब से क्या था, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी कि यहां तक कैसे रहे, तो ये भी एक हिस्ट्री है। एक समय पीछे जैसे मैं चला गया, वो भी क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। यहां तक कि एक आलू की भी हिस्ट्री होगी कि आलू कैसे बना, किस तरह से आया, कहां था, ये सबसे पहले कहां होगा। जैसे मिर्ची की पूरी हिस्ट्री है, मिर्ची इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हुआ था, साउथ अमेरिका में हुआ था सबसे पहले, वहां से आया। आलू भी इंडिया का नहीं है, इंडिया का काली मिर्च थी, इंडिया के मसाले थे, ये इंडिया में हुए थे, वो इस जगह से फिर अलग अलग जगह पे गए हैं। तो हर एक चीज की हिस्ट्री हो सकती है। जैसे वड़ा पाव की हिस्ट्री है, समोसे की हिस्ट्री है, हाँ, कि कैसे बने हैं, कैसे वड़ा पाव वहां पे मुंबई में ही फेमस है। कपड़ों की हिस्ट्री है, हर एक चीज की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ा है। तो हर एक चीज की हिस्ट्री जानते चलो, एक एक इंसान की हिस्ट्री हो सकती है, हम एक इंसान की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एक समाज की हिस्ट्री भी होती है। इधर मैंने जितनी चीजें लिखी है, इन सब की हिस्ट्री हो सकती है, सब चीजों की हिस्ट्री हो सकती है। एक पर्सन जो जी के गया, एक भैंस की भी हिस्ट्री हो सकती है, समझ रहे हो हिस्ट्री कैसा है। हिस्ट्री मजेदार बहुत है,
जब उनको हम सही से पढ़ें, जाने, क्योंकि हिस्ट्री हमें सब चीजें बताती है। अभी मैंने ये सब क्या बताया, एक हिसाब से मैंने हिस्ट्री बताई है ना, लेकिन सब चीजें खुली कि नहीं इससे? सब चीजें खुली कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट मैंने यहीं से खोला। अब मैं एक एक सब्जेक्ट को जब पढ़ाऊंगा तो मैं यहीं से जोड़ूंगा। क्या करूंगा? हर एक सब्जेक्ट को मैं यहीं से जोड़ के पढ़ाऊंगा कि मैं क्या चालू करने जा रहा हूं और क्यों चालू करने जा रहा हूं। और फिर उसके अंदर जो हमारे सिलेबस है, जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, उन सबको हम क्या करते चलेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक उठाते उठाते समझते हुए। और लास्ट में मेरा जो मोटिव है वो क्या है कि लास्ट में तुम हर एक चीज को समझा सको। ये जितना मैंने पढ़ाया है, तो ये समझो हमारी शुरुआत भी यहीं से हुई है और अंत भी कहां होगा? यहीं पे होगा। ठीक है, शुरुआत भी यहीं से हुई और अंत भी यहीं से। अभी इसमें से हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन जब मैं खत्म करने जाऊं, अगर भगवान ने चाहा कि अगर मैं पूरा करा पाया, तो तुम हर एक चीज को बता सको, हर एक शब्द को बता सको, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तुम उसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कल से मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स या तो ज्योग्राफी चालू करेंगे।